सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है और यह कांवड़ यात्रा 2 अगस्त तक चलेगी। लाखों की तादाद में कांवड़िए उत्तराखंड हरिद्वार, नीलकंठ, ऋषिकेश में आते हैं और यहां से गंगा जल लेकर अपने अपने शहर को वापस लौटते हैं। लेकिन इस बार पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निर्देशानुसार कांवड़ यात्रा में आने वाले यात्रियों को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत न हो, उसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या फिर जल पान की व्यवस्था हो, अब पुलिस प्रशासन भी कांवड़ यात्रा को लेकर सतर्क हो गया है। एसएसपी अजय सिंह की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हरिद्वार के साथ साथ कुछ कांवड़िए राजधानी देहरादून से भी आते हैं, जो ऋषिकेश, नीलकंठ जाते हैं, उसके लिए भी पूरी तैयारियां उनके लिए कर दी गई है। आपको बता दें कि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही इस दौरान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया है कि जो कांवड़िए कांवड़ की वेशभूषा में मसूरी आदि जगहों पर जाते हैं, उनको नहीं जाने दिया जाएगा। वही भले ही वेशभूषा बदलकर पर्यटक के रूप में अन्य स्थानों पर जा सकते हैं, इसके साथ ही इस तरह के जो अनैतिक कार्य करते हुए नजर आएंगे, जैसे बिना हेलमेट के चलना या फिर साइलेंसर निकाल कर चलने पर कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, यानी कि की जाएगी। इसके साथ ही तेज आवाज में डीजे नहीं बजाने दिया जाएगा। तमाम तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो इस दौरान पुलिस प्रशासन को भी दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक की गई है और बैठक में तमाम इंतजामात को लेकर तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा जो हमारी जो मेन 22 तारीख से लेकर 2 तारीख तक की है और इसमें हरिद्वार के साथ साथ देहरादून का ऋषिकेश और जो नीलकंठ का क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे लाखों करोड़ों कांवड़िए आते हैं। और खासकर देखा जाए देहरादून के हिसाब से तो एक ट्रांजिट पॉइंट है जहां पर ऋषिकेश में भी कांवड़िए आते हैं और अन्य हिमाचल से सहारनपुर से भी देहरादून के माध्यम से वो हरिद्वार और जल लेने के लिए साथ ही साथ जो नीलकंठ भी जाते हैं। चूँकि बहुत बड़ी संख्या में इसमें डाक कांवड़ भी आती है जो लास्ट के 3-4 दिन पहले है, तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग अभी हुई है उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इनकी सुविधा, कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए जितनी भी फैसिलिटी दी जा सके, चाहे प्रशासनिक रूप से जो दी जा सके और पुलिस द्वारा भी फैसिलिटेट किया जाए, जगह जगह पर उनको कोई दिक्कत ना है, इनके मूवमेंट में दिक्कत ना है। और साथ ही साथ ऐसे जो डाक कांवड़ हैं जो बहुत बड़ी है उन पर प्रतिबंध लगाया जाए और साथ ही कोई अगर भाले और त्रिशूल या इस तरह के कोई घातक जैसे जो शस्त्र होते हैं अगर उनको लेके आता है तो उस पर भी बैन किया जाए। तो सभी दिशा निर्देश अधीनस्थों को दे दिए गए हैं और पूरी तैयारी कांवड़ यात्रा के लिए हमारी तरफ से पुलिस को ब्रीफ कर दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून के दस्तक के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 और 16 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर इस दौरान कुमाऊं के अधिकांश जिले में भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। वहीं मैदानी इलाकों में भी इस दौरान बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थापलियाल ने कहा है कि 15 और 16 जुलाई को प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 17 और 18 जुलाई से पूरे प्रदेश में बारिश की गतिविधि में इजाफा भी देखने को मिल सकता है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने के लिए बेहद ज़रूरी है। लोगों की सतर्कता जो है वो बेहद ज़रूरी है ताकि जान माल का नुकसान ना हो सके। और 16 तारीख में जो है उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है और साथ ही जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है। तो इसमें खास करके जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपारण या पौड़ी, देहरादून जनपद है इनमें। उसके बाद 17-18 में जो है थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ने की संभावना लग रही है। तो इसमें जो है अधिकांश स्थानों पे उत्तराखंड में जो है हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि जो पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो देखेंगे कि अभी जो अगले 4-5 दिनों में जो
थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसके साथ इंटेंस या वेरी इंटेंस स्पेल भी कहीं कहीं जो है मिलने की संभावना है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात केदारनाथ मंदिर को लेकर करते हैं। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पहुंचकर मंदिर का शिलान्यास किया है। और अब इस मंदिर को लेकर तीर्थ पुरोहितों और विपक्ष की ओर से न केवल दिल्ली में मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट के लोगों का विरोध हो रहा है, बल्कि प्रदेश सरकार के ऊपर भी अब इसको लेकर सभी लोग निशाना साध रहे हैं। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर तीर्थ पुरोहितों में भी आक्रोश पनप गया है, यानी कि गुस्सा देखने को मिल रहा है। बाकी जो है सरकार ने जो है ना हमारा पूरे देश में जो इस वक्त का आंदोलन होगा। बद्री केदार मंदिर समिति के धर्माधिकारी भुवन चंद उनियाल ने कहा है कि मंदिर कहीं भी बने उसका विरोध नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप अलग होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ धाम नाम से आपत्ति है, क्योंकि केदारनाथ धाम मंदिर केदारनाथ में है, दिल्ली में ये मंदिर नहीं बनना चाहिए। वहीं दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर पर श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने कहा है कि दिल्ली में जो मंदिर बनने जा रहा है वो मंदिर बन रहा है और न कि धाम बन रहा है। श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली इसका निर्माण कर रहा है, उत्तराखंड सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे अनुरोध पर भूमि पूजन के लिए यहाँ आए थे, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे निजी अनुरोध पर यहाँ आए थे। और तुरंत जो केदार के मंदिर के उन्हें जो शिला रखी है उसको वहीं पे रहने दे करके इसके मंदिर केदारनाथ के नाम पे दिल्ली में जो केदारनाथ धाम का मंदिर बन रहा है वो केदारनाथ का मंदिर बन रहा है, कोई धाम नहीं बन रहा। और इसको हमारा एक ट्रस्ट है जिसका नाम है श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। और ये जिस दिन इसका भूमि पूजन था उस दिन माननीय श्री पुष्कर धामी जी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो हमारी रिक्वेस्ट पे वहाँ पे आए थे। हमने उनको वहाँ पे भूमि पूजन पे बुलाया था, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वो एक हमारे निजी रिक्वेस्ट पे वहाँ पे आए थे। और इस ट्रस्ट का भी उत्तराखंड गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा ट्रस्ट आपस में ट्रस्टियों के सहयोग से बन रहा है। काफ़ी ट्रस्टी हैं, अधिकतर लोग यहाँ पे उत्तराखंड के हैं जो इसमें ट्रस्टी हैं, वो लोग इसको बना रहे हैं। प्रसिद्ध धामों भी बने जा रहे हैं। यही केदारनाथ धाम पहले इंदौर में काफ़ी सालों से बना हुआ है और बद्रीनाथ धाम पहले बॉम्बे में बना हुआ है, जिसका उद्घाटन भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने किया था। और ऐसे ही वैष्णो देवी मंदिर पूरे देश में बने हुए हैं, गोलजी देवता के मंदिर पूरे देश में बने हुए हैं। हमारे उत्तराखंड के हर गांव में आपको गोलजी का मंदिर मिलेगा। और साईं बाबा के मंदिर, खाटू श्याम के मंदिर, सारे धाम और मंदिर बहुत जगह बने हुए हैं। एक राजनीतिक स्टंट है, बाकी कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ एक केदारनाथ का मंदिर दिल में बना रहे हैं। दिल्ली में चल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं होनी चाहिए। हम एक सिंपल धार्मिक भावनाओं से एक मंदिर बना रहे हैं और जो लोग उसको ऐसा कंट्रोवर्सी करना भी चाहते हैं तो वो हमारे धाम को लेके करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा धाम हमने कोई बनाया नहीं है। हमने वहाँ से मंदिर बना रहे हैं और इसको गलत तरीके से प्रेडिक्ट किया जा रहा है और कुछ लीडर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और हम धाम नहीं बना रहे। और उत्तराखंड का जो धाम है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और वो सतयुग का मंदिर है। उसकी जो मान्यता है वो मान्यता वैसी रहेगी। और ऐसे तो दिल्ली, पूरे दिल्ली क्या पूरे देश के अंदर केदारनाथ के बहुत सारे मंदिर हैं। ये भी मंदिर एक ऐसे ही बन रहा है जहाँ पे कि इसकी आस्था का सवाल है, बाकी ऐसा कुछ मतलब नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जी हैं, हिमालय में विराजमान हैं। यदि यही मंदिर सेम टू सेम ऐसा ही और इसी प्रकृति का कहीं और बनता है तो स्वीकार नहीं होना चाहिए। शिवालय बने, सुंदर शिवालय बने, अच्छी बात है, वहाँ भी अपने ही लोग होंगे, पहाड़ के लोग होंगे, वो करें। लेकिन एक तो नाम से बचना चाहिए, केदारनाथ केदारनाथ जी हैं। एक दूसरे में उस प्रकृति का मंदिर नहीं बनना चाहिए जैसे प्रकृति का आदि गुरु शंकराचार्य या उससे पहले का केदारनाथ जी में है। वहाँ का स्वरूप वहीं रहे, दिल्ली न जाए। बाकी मंदिर बनी, अच्छी बात है, सुंदर बने। हम ये नहीं कहते कि शिवालय कहीं बने नहीं, या राम के मंदिर अयोध्या के अलावा न बने, या कृष्ण के मंदिर वृंदावन के अलावा न बने, खूब बने, लेकिन
भगवान केदारनाथ जी का हिमवत पृष्ठे सुरासुर यक्ष महोरगाड्डे केदारनाथम शिवमेकमीडे, वो केदारनाथ जी हैं, वहीं विराजमान रहने चाहिए। हम हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। धर्म की अधर्म का नाश हो। प्राणियों में और अब खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जनता दरबार लगाकर प्रदेश के कई क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान सीएम ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा है कि जो भी जन समस्याएं आ रही है उसका समय से निस्तारण किया जाए। जन सुनवाई के दौरान सीएम ने अधिकांश जन समस्याओं और शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया है। कुछ जन समस्याओं को संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विभिन्न विभागों को भेजे गए पत्रों में क्या कार्रवाई हुई है, इसकी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। सीएम ने कहा है कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जनहित के कार्यों को प्राथमिकता में रखा जाए। सीएम के समक्ष कई लोग क्षेत्र के आए और लोगों ने सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता के साथ अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। और अब अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र जाखड़ी खाल तहसील के पट्टी मल्ला में तैनात महिला राजस्व उप निरीक्षक सुमन रावत ने हरिद्वार जिले में तैनात पुलिस दारोगा आशीष भट्ट पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। राजस्व उप निरीक्षक ने कहा है कि फोन पर विवेचना को प्रभावित करने के उद्देश्य से आवश्यक दबाव बनाने और अभद्रता और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत जिलाधिकारी पौड़ी से की गई है। वहीं गाली गलौज दारोगा का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जाखड़ी खाल तहसील के अंतर्गत ग्राम कड़ती निवासी राजेंद्र प्रसाद सिरसवाल पर पूर्व में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं इस मामले में राजस्व उप निरीक्षक सुमन रावत विवेचना कर रही है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद सिरसवाल के दामाद दारोगा आशीष भट्ट ने अपने ससुर को बचाने के लिए महिला पटवारी से फोन पर अभद्रता और गाली गलौज करते हुए विवेचना को प्रभावित करने का दबाव बना रहा है। सुमन रावत ने बताया है कि 11 जुलाई को उनके लिए एक कॉल आए। उन्होंने फोन पर आरोप पत्र की जगह सीधे अंतिम रिपोर्ट लगाने का दबाव डाल रहे थे। आपको बता दें कि जब पटवारी ने कहा कि विवेचना में मिले साक्ष्य और गवाहों के आधार पर वो आरोपी के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र तैयार कर चुकी हैं, ये सुनते ही दारोगा आशीष भट्ट भड़क गए और राजस्व उप निरीक्षक सुमन रावत को गंदी गंदी गाली देने लगा, जिसे राजस्व उप निरीक्षक ने रिकॉर्ड कर लिया। वही पूरे मामले में जिलाधिकारी आशीष चौहान ने मामले की जांच को एसडीएम को सौंप दिया है। जी, एक मामला कल संज्ञान में आया। कल शाम को एक महिला राजस्व उप निरीक्षक हैं सुमन रावत जाखनी खाल तहसील में, उनके द्वारा और तहसील जाखनी खाल के अन्य कर्मियों द्वारा, राजस्व कर्मियों द्वारा ये बताया गया कि एक उत्तराखंड पुलिस में कोई दरोगा है हरिद्वार में तैनात आशीष भट्ट, इनके द्वारा सुमन रावत महिला राजस्व उप निरीक्षक के साथ फ़ोन पर बदसलूकी, बदतमीजी और गाली गलौज किया गया है। और ऐसी गालियाँ सुमन रावत को दी गई हैं कि उनको हम सार्वजनिक मंच पर कह नहीं सकते हैं। ये बड़ा ही गंभीर मामला है। हमने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से पत्राचार किया है और संबंधित जिला हरिद्वार के एसएसपी महोदय, डीजीपी महोदय को भी और एसएसपी पौड़ी महोदय को भी हमने इसमें पत्राचार कर दिया है और इस पर हम तत्काल कार्रवाई चाहते हैं। इस पर तत्काल कार्रवाई का कारण ये भी है कि यह इसके द्वारा महिला राजस्व उप निरीक्षक पर एक मामला, महिला राजस्व उप निरीक्षक उसकी विवेचना कर रही हैं, जिसमें राजेंद्र प्रसाद सिलसवाल अभियुक्त हैं और राजेंद्र प्रसाद सिलसवाल इस कथित एसआई के ससुर हैं।
तो इसके द्वारा यह दबाव बनाया जा रहा था कि आप उस मामले में फाइनल लगाइए, ना कि चार्जशीट दीजिए। सोचिए आपकी कितना गंभीर मामला है कि जिस मामले में चार्जशीट जानी है उसमें ये दरोगा अपने रसूख का इस्तेमाल करके महिला राजस्व निरीक्षक को धमका रहा है कि आप इसमें चार्जशीट न लगा करके आप इसमें फाइनल रिपोर्ट दीजिए। इस दरोगा को इसने जितनी भी विवेचनाएं स्वयं भी की होगी, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में ये भी जांच अधिकारी होगा। इसका मतलब ये है कि ये वहाँ भी इसी तरह का कार्य करता होगा और अपराधियों को बचा रहा होगा और निर्दोष लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहा होगा। तो इसकी तत्काल बर्खास्तगी होनी चाहिए। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की हम मांग करते हैं। पूरा राजस्व उपनिरीक्षक संघ इसके लिए लामबद्ध है। इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं। धन्यवाद। एक महिला राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा एक लिखित शिकायत दर्ज की है, जिसमें एक पुलिस उपनिरीक्षक के द्वारा उन्हें धमकाए जाने से संबंधित शिकायत का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में तहसीलदार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे ही जांच आख्या प्राप्त होती है, प्रकरण पुलिस को संदर्भित किया जाएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात टिहरी गढ़वाल की करेंगे। टिहरी गढ़वाल जिले के विकास खंड नरेंद्र नगर का एक और गांव बिलोगी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजनाओं की जद में आ गया है। गांव की रेल परियोजनाओं की जद में आने वाले गांव वालों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के नीचे से रेलवे टनल का निर्माण हो रहा है। वी प्लांटिंग के धमाके से मकानों पर दरारें पड़ रही हैं। लाखों के मकान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। गांव वालों ने आगे बताया है कि इस संबंध में सूचना जिला प्रशासन और रेलवे विकास निगम को फरवरी में भेज दी गई थी। आपको बता दें, लेकिन मामले में अब तक कोई सुध नहीं ली गई है। कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों में अत्यधिक आक्रोश देखने को मिल रहा है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लास्टिंग के चलते गांव क्षेत्र में पानी के प्राकृतिक स्रोत सूख गए हैं। बरसात में भी लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो रेल परियोजनाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन नुकसान की भरपाई तो की जानी चाहिए। ग्रामीणों ने गांव में बैठकर मांग की है कि प्रशासन और रेलवे विकास निगम दरारों का सर्वे और जांच कर उचित मुआवजा देने के साथ पूरे गांव को विस्थापित करे। नुकसान हमारा हो रहा, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आज इतना ही नहीं, कल ये और बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से बलेखम तक वो पहुंचा, आज बलेखम से ये लुर्जी का ग्राम पंचायत में बिलोगी पहुंच गया। इसी प्रकार से धीरे धीरे ये कुंडे आगे पहुंचा रहे। तो जब तक ये नुकसान होता रहेगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और पुनर्वास ही हमारा एक विकल्प है, एक मात्र मांग है कि ये पुनर्वास होना चाहिए, तभी समाधान हो सकता है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं आरबीएनएल का विकास कार्य का, पर हम जो विकास कार्यों से जो हमें क्षति हो रही है उसका मुआवजा, उचित मुआवजा और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। ये हमारी है। अगर ये नहीं मानते तो हमें मजबूर होकर के आंदोलन के लिए तैयार होना पड़ेगा। धमाके हो रहे, सारे मकान हिल रहे लोगों के, लेकिन हमने सरकार को चिट्ठी भेजी थी फरवरी में। सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया, रेल विकास निगम का कोई नहीं आया देखने के लिए। अब हम मजबूर हैं कि हम क्या करें, हम सरकार आए तो नहीं है, तो हम आंदोलन के लिए मजबूर हैं। हम आंदोलन करेंगे, हम सड़क पर बैठेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नरेंद्र नगर विधानसभा के ग्राम पंचायत लोरसी के बिलोगी गांव में, और इस बिलोगी गांव के नीचे से टनल होकर के जा रही है। ब्लास्टिंग हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि ब्लास्टिंग के कारण उनके मकानों पर दरारें पड़ती जा रही हैं, जिसके कारण वो दहशत में जी रहे हैं। उनका कहना है कि फरवरी में हमने इस संबंध में पत्र भेजा था सरकार को, शासन प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को, लेकिन अब तक कोई यहाँ पर नहीं आया है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारे लाखों के मकान बर्बादी के कगार पर चलते जा रहे हैं। और अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे, गुल्लर घाटी में चक्का जाम करेंगे। अब देखने की बात ये होगी कि सरकार इनकी बात को सुनती है या ये चक्का जाम करते हैं सरकार के विरुद्ध में, ये देखने की बात होगी। मैं वाचस्पति रयाल, सुदर्शन न्यूज, ग्राउंड जीरो, बिलोगी गांव, नरेंद्र नगर। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात देहरादून की करते हैं। देहरादून के नवादा क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला, ईसाई मिशनरी करा रहे लोगों को धर्म परिवर्तन, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर देहरादून के नवादा क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां पर ईसाई मिशनरी करा रहे लोगों का धर्म परिवर्तन, छोटे बच्चों को जबरन पढ़ाया जा रहा है बाइबल, और बच्चों को अगवा करके पढ़ाया जा रहा है बाइबल। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जहां
इस घटना के बाद विवाद छिड़ गया। देहरादून के नवादा क्षेत्र में धर्मांतरण का यह मामला सामने आया है। ईसाई धर्म के द्वारा लगातार हिंदू धर्म से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को भी बाइबल पढ़ाया जा रहा है, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर हाथापाई भी देखने को मिली है। बच्चे को अगवा करके बाइबल पढ़ाया जा रहा है। धर्मांतरण का यह पूरा मामला देहरादून के नवादा क्षेत्र से सामने आया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इस समय सभी मार्गों पर आवागमन सुचारू रूप से जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली कुछ सड़कें अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने का काम भी किया जा रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि इस समय कहीं पर भी मुख्य मार्ग अवरुद्ध नहीं है और इस समय 4 धाम यात्रा भी चल रही है और वहां पर भी तीर्थ यात्री बिना किसी बाधा की यात्रा कर रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से मौसम को लेकर पूर्वानुमान भी प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा है कि अभी फिलहाल कहीं पर भी कोई बड़े स्तर पर चेतावनी जारी नहीं की गई है। सब कुछ सामान्य है और जहां जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग बंद हैं, उनको खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है। में राष्ट्रीय राजमार्ग सारे के सारे खुले हुए हैं, राज्य मार्ग सारे के सारे खुले हुए हैं, जनपद को जोड़ने वाले अधिकांश रास्ते खुले हुए हैं। जहां रास्ता बंद है उसमें हम डाइवर्जन करते हुए लोगों को निकाल रहे हैं। अधिकांश रास्ते खुल गए हैं और लगभग ग्रामीण जो सड़कें हैं वही बंद हैं इक्का दुक्का। उसको खोलने के लिए भी डिटेल में आदेश मेरे द्वारा जनपदवार सभी को सूचित कर दिया गया है, सभी जिलाधिकारियों को, और उम्मीद हम करते हैं कि जल्दी से रास्ता खुल जाएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पौड़ी की करेंगे। पौड़ी जिले के कलजी खाल विकास खंड के ग्राम सभा नौगांव के अंतर्गत ज्वालपा धाम के समीप वीणा फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से निराश्रित बद्री गाय संवर्धन को लेकर गौधाम का शुभारंभ यहां पर किया गया है। जय ज्वालपा गौधाम नाम से शुरू किए गए इस गौधाम का उद्घाटन हवन यज्ञ के साथ रिबन काटकर बतौर मुख्य अतिथि गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अर्थवाल के द्वारा किया गया है। इस मौके पर गौ संरक्षक जगदम्बा प्रसाद थापलियाल, गौ सेवक जयकृत सिंह बिष्ट तथा समाज सेवी दीपक असवाल ने भी मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। गौ सेवक दयाल कोली ने जानकारी देते हुए बताया है कि निराश्रित गौवंश के संरक्षण को लेकर बिना फाउंडेशन के ट्रस्ट की ओर से पहल की गई है। आपको बता दें कि जिसमें 125 से अधिक निराश्रित गोवंश को रखा गया है। बताया गया है कि बद्री पर समर्थन को लेकर चलाई जा रही इस मुहिम का उद्देश्य तेजी से विलुप्त होने की ओर बढ़ रही उत्तराखंड की बद्री गाय के अस्तित्व को बचाने का है। इस मौके पर हवन यज्ञ के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। गौ सेवक आयोग की तरफ से उनके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अर्थवाल ने कहा है कि सरकार गौ संरक्षण को लेकर पशुपालकों के साथ खड़ी है। बताया गया है कि निकट भविष्य में नंदी सदन एवं बछड़ों के लिए भी सदन बनाए जाने को लेकर संस्था का सहयोग किया जाएगा। उन्होंने पशुपालकों से गौवंश के निराश्रित सड़क पर छोड़ने की अपील भी की है। जो ट्रस्ट है ये बीना फाउंडेशन ट्रस्ट है, ये समिति है, यही ट्रस्ट ये गौ सदन चला रहा है और इसमें मेरी भी सेवा भाव है और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं इसमें रेखा नोडियाल जी हैं, श्री संदीप नेगी हैं, श्री महेंद्र सिंह नेगी हैं, श्री जगदम्बा प्रसाद थापलियाल जी, इन लोगों का सहयोग है। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरे साथ जुड़े। यहाँ पे हमारे जो गौ सदन है यहाँ पे हमारा ये प्रयास था कि जो लोग दूध पी के गाय छोड़ देते हैं और पहले पिछले 6 साल से हम सेवा कर रहे थे, लेकिन सरकार से हमें कोई मदद नहीं। अब सरकार ने थोड़ा मदद करी जिससे हमने ये बहुत बड़ा शेड बनाया जिसमें हम 200 से 300 गाय रख सकते हैं। माननीय अर्थवाल जी की तरफ से सहयोग रहा है और आगे भी सहयोग रहेगा और जिससे अब हम लोग गौ की सेवा अच्छी से कर सकते हैं। और जिन्होंने गाय छोड़ रखे हैं दूध पी के, ये बद्री गाय हमारे उत्तराखंड की,
इस गाय का लालन पालन करें। ये बद्री गाय है, इसका बहुत पौष्टिक दूध है। जो जर्सी गाय का जर्सीकरण हो रहा, उस दूध की गुणवत्ता नहीं होती है, इस दूध की गुणवत्ता है। मैं सभी उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों से अनुरोध है कि बद्री गाय को बचाओ, नहीं तो धीरे धीरे 2-4-5 साल में बद्री गाय नष्ट हो जाएगी। मैंने श्री पशु विभाग के श्री बिश जी, जो हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उनको सूचना पत्र भेजा था और उनको कहा था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग और हमारी टीम आए, लेकिन हमारे जिला पौड़ी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं आए सर। गौधाम का जो आयोजन हुआ है और गौधाम जो बना है यहाँ पे, इसके लिए सर्वप्रथम मैं दयाल पुरी जी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जो गायें हैं, लोग गायों का जो कहते हैं कि दूध खा कर छोड़ देते हैं गाय, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। वो खुद अपने पे पाप लेते हैं। और अब ऐसी मुहिम यहाँ पे दयाल भाई ने चलाई। पहले उन्होंने अगरोड़ा में चलाया गौधाम, और यहाँ पे भव्य रूप उन्होंने ज्वाल्पा देवी ज्वाल्पा धाम में दे दिया है। तो माँ ज्वाल्पा के पवित्र प्रांगण में दयाल भाई ने यहाँ पे भव्य रूप जो गौधाम को दिया है, इसके लिए मैं ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ दयाल भाई को। और अब जो गायें जो रोडों में घूमती थी, अब वो आपको रोडों में नहीं मिलेंगी। दयाल भाई उन्हें अब गौधाम में रखेंगे और जो मदद बन पड़ेगी हम लोग उन्हें हर तरह की मदद उपलब्ध कराएंगे। मेरा तो जनता से यही मेरी मांग है कि देखो, गाय को हम माता कहते हैं और पूरे राष्ट्र में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है। तो आप लोग गायों को उनका दूध खा के इनको ऐसा ना छोड़ें, क्योंकि वो ऐसा छोड़ेंगे तो खुद वो अपने सिर पे पाप ले रहे हैं। तो गलत मैं करूँगी, इस तरीके से वो कार्य न करें। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर गौ सेवक आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अर्थवाल जी पहुंचे थे। उनका भी हमने स्वागत किया। अपने कपूरजो पट्टी में प्रधान जी पहुंचे थे। हम सभी ने सबका सम्मान किया। उन सब ने अपने सहयोग से कुछ न कुछ जो गौधाम में ट्रस्ट को दिया है, कुछ न कुछ गायों के लिए जो सही हो। ये जो संचालक हैं इस गौशाला के, दयाल कोहली जी, उनको भी बधाई देता हूँ। उन्होंने हिम्मत की। कई वर्षों से ये कर रहे थे इधर उधर, फिर हमने कहा तुम स्थायी करो, रजिस्ट्रेशन करो। तो अपने विभाग से इनको रजिस्टर्ड करवाया और आज ये एक लगभग में 6 माह पहले शिलान्यास किया था और आज उद्घाटन कर रहा हूँ। तो बड़ी खुशी की बात है कि कुछ हद तक यहाँ पर जो निराश्रित गौवंश था उसको आसरा मिल गया है। और अभी मेरी संख्या से 125 से ऊपर की संख्या है। निरंतर बढ़ेगी तो जगह कम पड़ेगी। तो हम प्रयास करेंगे कि नंदीशाला अलग से बने। गौशाला तो बन गई, लेकिन नंदीशाला अलग से बने, जिसमें केवल नंदी रहे। एक बच्चों के लिए अलग से बने। जो छोटे बच्चे हो जाते हैं वो बड़े गौवंश के साथ उनको दिक्कत होती है। तो प्रयास है और ये प्रयास इनका सार्थक है। साथ ही मैं उन लोगों को भी बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इनको साथ दिया है, बिना फाउंडेशन का साथ दे रहे हैं। और साथ ही जिन्होंने जमीन भी दी है, हमारे ही ग्रामवासी हैं, उन्होंने जमीन दान दी है। तो उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। गौ माता और ज्वाल्पा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।